दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं विधानसभा में। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सीए अभिषेक जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जैन साहब, ज़रा ये आसान भाषा में थोड़ा समझाइए। लोगों को उम्मीद रहती है कि भाई चाहे केंद्र का बजट हो चाहे राज्य का बजट हो, कि और हर क्लास का, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, बिजनेसमैन हो, कि भाई थोड़ी टैक्स में राहत मिल जाए, वैट में राहत मिल जाए। राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं और क्या राजस्थान के बजट में आ जा सकता है? बिल्कुल सही बात है कि हर एक वर्ग उम्मीद रखता है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉकेट पे सहूलियत क्या आ सकती है। टैक्स की बात करें तो देखो, इनकम टैक्स ये सेंट्रल का विषय है, इसमें ज़्यादा कुछ स्टेट कर नहीं सकता। परंतु स्टेट के हाथ में हम कह सकते हैं कि जो जीएसटी का पार्ट है उसमें मोर और लेस, क्योंकि जो हमारी कमेटी बनी हुई है जिसे हम जीएसटी की कमेटी भी बोलते हैं सरल भाषा में, उसके अंदर सब स्टेट और सेंट्रल का पार्टिसिपेशन रहता है। तो जो टैक्स रेट डिसाइड होती है गुड्स पर या सर्विस पर, मोर और लेस हर राज्य में सेम रहती है। परंतु आप मान के चलिए कि कुछ सहूलियत, जैसे कि मैं कहता हूँ आज रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में इतनी दिक्कतें होती है, व्यापारी वर्ग परेशान रहता है। अब आप जानते हैं कि एक बार आपको बिजनेस करना है और वो बिजनेस के लिए आपको 20 दिन 25 दिन इंतज़ार करना पड़ रहा है कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिले। खैर अभी कुछ पिछले 1-2 महीनों से ये थोड़ा और ईजी हुआ है। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपनी भूमिका निभा सकती है कि उसको एक स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस से बिजनेसमैन को राहत दे। दूसरा, जैसे हमारे इस स्टाम्प ड्यूटी होती है, स्टाम्प ड्यूटी उसमें राहत दी जा सकती है। आप देखिए कई बार क्या होता है, जीएसटी वेट के रिजिम में हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी में सहूलियत दी जाती थी। आप पर्टिकुलर जीएसटी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या जीएसटी आपस में कॉम्बिनेशन कर दिया जाता था और सहूलियत दी जाती थी कि आप जीएसटी से इतना ऊपर पेमेंट करोगे। यहाँ मैं आपको जरूर एक बात बताना चाहूँगा, अगर राजस्थान गवर्नमेंट, क्योंकि पैरामीटर समझना पड़ेगा, अगर हम जीडीपी की भी बात करें राजस्थान की, देखो 20 लाख करोड़, और उसमें देखो आपका अटेंशन जरूर चाहूँगा। आप देखिएगा सेगमेंट कैसा है हमारा। जो मेन एग्रीकल्चर और अलाइड जो बोलते हैं, जैसे इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो तकरीबन 26-27% भूमिका रखती है। मैन्युफैक्चरिंग 25-26% भूमिका रखती है इस जीडीपी के अंदर। जबकि सर्विस सेक्टर, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चरल होगा, वहाँ पे सर्विस सेक्टर 45 से 46% की भूमिका निभाता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग आज भी आपको सहूलियत देनी पड़ेगी। और आने वाला 2047 की जब विकसित भारत की बात करते हैं, आप सुविधा लेकिन कैसे दीजिए? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे अब मैन्युफैक्चरिंग है, आप क्यों ये नहीं कहते कि अगर आप जीएसटी इतने करोड़ के ऊपर आप देते हैं तो हम आपको 2% 1% लोन में रियायत देंगे। आप क्यों नहीं ये कहते कि हम सब्सिडी आपको, आप मैन्युफैक्चरिंग आइए तो सही, इतना % हम सब्सिडी आपको देने वाले, आपको जो जमीन देने हैं, हम आपको कहीं पर्टिकुलर सेगमेंट में हम ऐसी जेड जोन बनाएंगे, हम आपके लिए, आप आ रहे हैं तो कंप्लायंस 1 विंडो कर देंगे। मैं एक बात बताता हूं, जैसे मेरा भी अभी डिस्कशन था, हम सीएम साहब के साथ सब कुछ बैठे थे, परंतु अभी भी अगर मेरे को वहां पे पर्टिकुलर जगह पे जाके, हम एआई की बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे कि हम कैसे डेवलप कर सकते, क्योंकि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूं जी, तो वहां पे डेवलप की बात चल रही। तो एक सिंगल विंडो हम आज भी महसूस कमी करते हैं कि मेरे को पूछना हो कि मेरे को जमीन लेनी है, कितनी कॉस्ट पड़ेगी, मेरे को ये पता करना हो कि आज उस जमीन पे कोई डेवलपमेंट, मेरे को रेगुलेशन से क्लियरेंस चाहिए, तो अभी भी कोई ऐसा नहीं है। मैं घूमता रहूंगा तब मेरे पता लगेगा, नहीं जी यार यहाँ से अच्छा फिर हम या तो गुजरात मूव हो जाए, क्योंकि सिंगल विंडो में कहां तक परेशान होऊंगा कि मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों का। अदरवाइज क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग 2047 का आप मान के चलिए, इतने सबसे ज्यादा रोजगार और एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग देता है आपको, जहां अगर आपने एक फैक्ट्री डाल दी, एक साथ आप 200 400 500 लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, जो इनका मकसद भी। मैं आ रहा हूं सर फिर से आपके पास। हुसैन खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हैं। हुसैन खान जी, जरा बताइए आपके सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि अब तो ये उम्मीदें या तो पूरी होंगी या कुछ कमी रह जाएंगी। 15 से 20 मिनट में सामने आ जाएगा, उम्मीदें बता दीजिए। देखिए, पर्यटन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो
कम लेता है सरकार से और ज्यादा देता है। और निश्चित रूप से राजस्थान में पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार का काम हुआ है, चाहे जो राइजिंग राजस्थान होगा या प्रवासी राजस्थान सम्मेलन होगा। हम ये कहते हैं कि हम 2010 की बात करें और अभी 2025 की बात करें तो पर्यटन सेक्टर में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। चाहे तो राजस्थान की जीडीपी देखें, 13% से ज्यादा हिस्सेदारी आज राजस्थान की जीडीपी में पर्यटन सेक्टर की है, और केंद्र में देखें तो 6% से ज्यादा। राजस्थान के अंदर में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर्यटन सेक्टर को और भी ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश है। अभी राजस्थान में करीब करीब पिछले वर्ष 23 करोड़ के करीब पर्यटक आए थे, और इस वर्ष हम मान के चलते हैं ये संख्या 25 करोड़ तक बढ़ी है, और आगे हम 23 करोड़ तक इसको बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने भी सहयोग किया पर्यटन सेक्टर ने, और माननीय दिया कुमारी जी हमारी पर्यटन मंत्री भी है राजस्थान सरकार की, निश्चित रूप से उनसे भी बहुत बड़ी उम्मीदें हम करते हैं। एक हमारी जो नियमन की मांग है वो हम उम्मीद करते हैं युवाओं का, महिलाओं का, सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं, और हमारा हमेशा बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सर्वहितैषी होता है। सबको ध्यान में रख के सरकार बनाती है। पानी के लिए बात लगातार और राम जल सेतु परियोजना को लेकर बड़ा फोकस रहेगा। बजट को लेकर क्या कहना चाहिए, आज किस तरह का बजट आ रहा है? देखिए, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी जब भी बजट पेश करती है सरकार, तब सभी वर्गों का ध्यान रखती है, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे किसान हो, सब लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार बजट पेश करती है। और हमारी सरकार का बजट हमेशा सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमाहित, सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश हिताई के लिए हमारा बजट होता है। बड़े ऐलान संभव है सर आज पानी को लेकर? देखिए, वो तो 11 बजे पता लग जाएगा। बिल्कुल, ये थे तो हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि 2 मुख्यमंत्री है, 2 बजट चले गए हैं और जयपुर को अब तक कुछ नहीं मिला है। और हालात तो ये है कि मुख्यमंत्री के आने जाने का जो सेक्रेटरीट आने जाने का पुलिया है वो 2 साल से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश होगी, लेकिन हम सब उम्मीदें पाले हुए हैं कि जयपुर वासियों को कोई सौगात दे, जयपुर के लिए कोई डेवलपमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, कुछ ऐसी चीज़ जयपुर। माननीय दिया कुमारी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी आज बहुत ही सुंदर बजट पेश करने वाले हैं। पहले भी जो 2 बजट पेश किए हैं उसमें भी कई तरह की जो सौगातें दी हैं, आज भी कई तरह की सौगातें देने वाले हैं जो हमारी राजस्थान की जनता को मिलेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। किस तरह की प्रमुख सौगातें जो मान सकते राजस्थान की? मैं समझता हूँ कि आज उनकी जो प्रेरणा है कि भाई जैसे ERC वाला मैटर है, कई पानी के मुद्दे हैं, कई सड़कों के मुद्दे हैं, कई तरह की जो सौगातें हैं वो आज मिलने वाली है, और इसमें हम विकसित राजस्थान का भी क्या कुछ लक्ष्य? हाँ, विकसित राजस्थान को लेकर हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। फिर से मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ क्योंकि कुछ ही देर बाद दिया कुमारी बोलना शुरू कर देंगी। रामधन सिंह चौधरी जी, प्रगतिशील किसान, हमारे साथ जुड़े हैं। रामधन सिंह चौधरी जी, कृषि क्षेत्र में क्या उम्मीद है आपको? और दूसरा सबसे अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जो खेजड़ी को लेकर आंदोलन चल रहा है और उसको लेकर कानून की मांग कर रहे हैं लोग, क्या उसको लेकर भी उम्मीदें हैं? आज कुछ दे सकती है सरकार तोहफा? बिल्कुल सर, खेजड़ी हमारी एक जीवनदायिनी पेड़ है और वो हमारे प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उससे ये जी बोलिए सर। अब हमारी जो प्रकृति है, जो मतलब ये जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें मिट्टी के कटाव को और जो जल धारण की जो क्षमता है उसको रोकने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पेड़ है। और वो एक पेड़ नहीं होकर के जो किसान भाई हैं उनकी एक जो आर्थिक जो उन्नति है वो उधर से आकर के गुजरती है कि जो उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू है जो खेजड़ी के अंदर कितनी ज़बरदस्त मात्रा में पाई जाती है, जो 1000-1200 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है करती है। और वो जब कुछ फसलें नहीं होती है उस समय भी वो खेजड़ी हमारी होने के कारण एक जो किसान है उसके पास में अगर 50-60 पेड़ भी है तो वो एक पेड़ अगर 500 रुपये भी देता है करता है तो 25-30 हज़ार रुपये तक की वो इनकम किसान के होती है करती है। और ये एनवायरनमेंट के अंदर जो उसका जो खेजड़ी का जो हिस्सा है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हम चाहते हैं कि इस बजट के अंदर ऐसा कुछ प्रावधान हो जिससे हमारी इस प्रकृति को एक संरक्षण मिले और प्रकृति जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है वो बची रहे और आबाद रहे, जिससे हमारे अपनों का जो जीवन में जो बेहतरी है हमेशा बनी रहे। दूसरी कई डिमांड्स रामधन जी, हम सुबह से लगातार बात कर रहे हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, पानी, बिजली और बीज, खाद, यूरिया, एक मिनट के नेतृत्व में जो तीसरा बजट राजस्थान सरकार का आ रहा है
बहुत ही बेहतरीन बजट होगा। आप लोग देखेंगे कि हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी आज बजट प्रस्तुत करेगी। महिला सशक्तिकरण की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो या विकसित राजस्थान की बात हो, बहुत ही बेहतरीन बजट आने वाला है। जो 2 बजट हमने दिए हैं उसको पूरा करके दिखाए। तीसरा बजट फिर राजस्थान प्रदेश की जनता इंतजार में एक लोक कल्याणकारी बजट हो, प्रदेश के हित में हो, किसान हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, सबके हितों का बजट होगा। और कांग्रेस को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर ये बजट करेगा। कांग्रेस के छक्के छूट जाएंगे आज के बजट के बाद में। और धरातल पे जो काम 2 साल में हुआ है इसको तेज गति देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय का सपना है, संकल्प है कि हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से, नगर निकाय के माध्यम से इस राजस्थान को एक सक्षम राजस्थान बनाएं, समर्थ राजस्थान बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 रहे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लगातार प्रयास है। बहुत ही बेहतरीन बजट आने वाला। धन्यवाद। अविनाश गहलोत को आप सुन रहे थे, बहुत ही बेहतरीन बजट आने वाला है, वो ये बात कह रहे हैं। अब सुरेंद्र जी, अब ज़्यादा समय तो रह नहीं गया है, अब ज़रा ये बताइए कि भाई अगर प्रदेश की स्थिति को देखा जाए तो स्वस्थ रहेगा प्रदेश आर्थिक तौर पर, इम्यूनिटी मिलेगी इस बजट से? मदन दिलाओ। सुरेंद्र जी, है 19.90 लाख करोड़ पे पहुंची है। ये 16.5% की वृद्धि है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1.85 लाख रुपए हो गई है, जो भी 11% की वृद्धि है। पूंजीगत व्यय हमारा जीडीपी का 2.4% पे गया है और 2029 में हम $350 बिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो राइजिंग राजस्थान का काम हो और चाहे हमने सरकारी भर्तियों की एक बात मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा कि दिसंबर 2025 में 92,000 सरकारी भर्तियों की नियुक्ति पत्र सरकार ने दिए हैं और इसको अगर जनवरी तक देखें तो लगभग 1 लाख हो गए होंगे। और इस साल का हमने 1 लाख की भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस पूरे 5 साल के टर्म में 4 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां करके हम 10 लाख नौजवानों को नौकरियां देने वाले हैं। तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं ये इकोनॉमी के बूस्ट से हो रही है। हमारा कर संग्रहण निरंतर बढ़ रहा है और राजकोषीय घाटे को हम कम ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह देश विकसित भारत 2000 जी के नेतृत्व में 2 बजट पिछले सालों में और दोनों बजट शानदार पेश हुए और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार बजट पेश होगा। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, किसान बैठा है, गरीब बैठा है, महिला बैठी है, युवा बैठा है, उन युवाओं को सबको सशक्त करने के लिए बजट होगा। साथ ही साथ में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों और पशुपालन, डेयरी के फैक्टर को लेकर के बहुत अच्छा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार पेश करेंगे और एक शानदार बजट पेश होगा। आपकी सरकार को सनातन की सरकार कहा जाता है, 2 रक्षक सरकार कहा जाता है, क्या माने आपके विभाग में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन? निश्चित रूप से पिछले बजट में भी आपने देखा होगा 2 बार गौशालाओं के अनुदान बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। गोकास्ट मशीनें गौशालाओं को देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी किया। डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 715 करोड़ की घोषणाएं की थी और उसमें से 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए। साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी मजबूती के लिए काम किया और जो देवस्थान है 252 से ज़्यादा मंदिरों में है। पहली बार जैसे कोई सुविधाएं विकसित करने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए, परिक्रमा मार्ग बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, जो क्रियान्वित हो रही है। तो देखिए, जोराराम कुमावत को आप सुन रहे थे। सुरेंद्र जी ने अपनी बात रखी, लेकिन अभिषेक जी, आपने सुरेंद्र जी को सुना। अब जरा ये आसान शब्दों में आपसे समझना चाहते हैं कि सेहत कैसी है सरकार की और क्या लोक लुभावन घोषणाओं से बचकर क्या वो घोषणा की जाएगी सीएम पहुंच गए हैं के लिहाज से बेहतर है। मैं जवाब दूंगी, लेकिन ये सबसे पहले ये तस्वीरें जी राजस्थान पर मुख्यमंत्री का कारकेड और ये मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। अब विधानसभा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बेहद खास दिन है। प्रदेश का बजट डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अगवानी करते हुए और अब कुछ ही देर बाद 10 मिनट बाद बजट भाषण शुरू होगा। मुख्यमंत्री भी अब पहुंच चुके हैं, पूरा मंत्रिमंडल उनका स्वागत करते हुए, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद। इंतजार जिस चीज़ का था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करने जा रही हैं। कुछ ही देर में 10 मिनट का वक्त और बचा है और ये दूसरी तस्वीर देखिए
ये आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो आजकल ये छोटी सी अटैची लेकर ही आया जाता है विधानसभा में। टैबलेट नुमा इस वस्तु से बजट भाषण पढ़ा जाएगा और एक एक कर एक एक शब्द के जरिए एक एक बटन दबता जाएगा और लोगों के लिए सौगातें निकलती जाएंगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी इस टैबलेट से जनता के लिए कई सौगातें आज देने वाली हैं। अब उम्मीदें जो लोगों को हैं वो इस टैबलेट से निकलती है कि नहीं, वो 11 बजे साफ हो जाएगा। लेकिन पूरी तैयारी इस बार के बजट को लेकर इसलिए भी की गई, पहली बात तो निकाय चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा भाई। और समावेशी और सबका साथ सबका विकास जो धारणा लेकर सरकार चल रही है, 2047 की बात करती है, इन तमाम चीज़ों को पिछले बजट में की जो घोषणाएं की थी, विपक्ष कह रहा है उसमें से आधी से ज़्यादा तो घोषणाएं अभी तक अधूरी हैं, उन्हें ही पूरा नहीं किया गया। तो आगे जो घोषणाएं करेंगे उनका क्या होगा राम जाने। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वित्त मंत्री कह रही हैं, सरकार कह रही है कि बजट ऐसा होगा कि हर वर्ग तक ये बजट पहुंचेगा, हर वर्ग को इस बजट में रखा गया है, हर वर्ग को समाहित किया गया है और हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर एक लाइन में बात, सबका साथ सबका विकास। तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर। बिल्कुल, और सीएम बजला शर्मा विधानसभा पहुंच गए, तस्वीरें आपको दिखाए और सभी जो पूरा मंत्रिमंडल था उन्होंने उनका अभिवादन किया, वादन स्वीकार हुआ और अब कुछ मिनट बाकी रह गए हैं जब बजट सामने आ जाएगा। अब जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं मेहमानों से, क्योंकि उसके बाद तो फिर बजट ही सुनना है। अभिषेक जी, रिएक्शन आपका। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें की जा रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रही है। नो डाउट कि 16.7% जीडीपी की जो आप बात कर रहे हैं, सुरेंद्र जी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। परंतु जो पिछले बजट में भी देखो इन्होंने पानी, बिजली और सड़क पर फोकस, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रखा था। बात अगर मैं कहता हूँ अगर वो फोकस भी यहाँ आकर यहाँ पे अगर उसका ऑपरेशन मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन लेवल तक अगर ढंग से होता है तो आप मान के चलिए वो कैपिटल आउटले 80% तक आप मान के चलिए जो एक्सपेंडिचर का है हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम जो इंडस्ट्री की भी बात कर रहे हैं वो डेवलप कर पाए तो देखो सब कुछ सही है। और ये बिल्कुल सही बात है, कोई एक साल के अंदर सब कुछ इधर उधर नहीं हो सकता, हर एक चीजों को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है। परंतु गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा, उसके लिए नींव भी तो खड़ी करनी पड़ेगी ना। अभिषेक जी, हम निवेश की बात करते हैं तो निवेश के लिए क्या जरूरी है? आपको भरोसा आना चाहिए। मैं अगर बाहर से, आज हमने भी बात की है, कम समय में ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, राइजिंग राजस्थान में मैं भी था, हमारी क्लोज डोर मीटिंग थी, तो हमें क्या, विलक्षण व्यक्ति है, विलक्षण प्रतिभा के धनी है, राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व है, उनके बारे में कोई इस प्रकार की बात करता है तो मैं सोचता हूँ कि निंदनीय है। ऐसी बात करने वाला आपराधिक मानसिकता है उसकी। चलिए जल्दी से एक रिएक्शन और लेते हैं। संदीप कलवानिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। माफी चाहूंगा संदीप जी, थोड़ा देरी से आ रहे हैं आपके पास, लेकिन अविनाश गहलोत ने एक बात कही कि बजट ऐसा होगा कि विपक्ष के छक्के छूट जाएंगे। देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 3 बजट पेश किए हैं उनमें भी इन्होंने यही वादे किए थे, मगर वो सभी खोखले साबित हुए। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बता रहे थे कि 2717 घोषणाएं जो इन्होंने की है उनमें 754 घोषणाएं इन्होंने अभी पूरी कर पाई हैं। अभी आप लगातार एक पंचायत राज और शहरी चुनाव की बात कर रहे थे, निकायों की, तो आप देखें ये लोग अभी चुनाव नहीं करा पा रहे, उनका बजट ही नहीं दे रहे। वहां चुनाव होंगे तब बजट होंगे, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं जो इन्होंने वादे किए थे चुनाव से पहले, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं से बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों की जो वादे किए थे उनमें खरा उतरे, किसानों के साथ जो आमदनी दोगुना करने की बात की थी उन सभी वादों में पूरा करें। और हम तो ये निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि आप बजट जो घोषणाएं करते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए जुमलों का बजट पेश करते हैं, मगर जो शहरी और ग्रामीण लोकतंत्र जो आज खतरे में है उनको आप बहाल करें और वहां पर जो विकास कार्य अटके पड़े हैं उनके लिए भी आप बड़ी घोषणाएं करें, जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सुस्थापित हो सके और जनता के साथ जो आप छलावा करते हैं उनसे आप छलावा नहीं करने की बजाय आप जो वास्तविक यथार्थ रूप में इन सभी घोषणाओं को लागू करें। ये आप देखें कि आज स्कूलों की क्या स्थिति है, वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि 40,000 स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, बेटियां टॉयलेट के लिए नहीं जा
पाती हैं। तो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, आप सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं देख लें, वहाँ डॉक्टरों की कमी है लगातार, वहां पर नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है। तो और दूसरा अभी आप कह रहे थे कि जयपुर की आप सड़कों की हालत देख लीजिए, आप जयपुर में आज 2 किलोमीटर भी जाना पड़े तो 1 घंटा पौन घंटा लग रहा है। तो आप देखिए क्या स्थिति बना रखी है। बुरी तरह से सरकार पूरी तरह से फेल है। हम चाहते हैं अचानक ये स्थिति पैदा हो गई, पहले तो राम राज्य था। सुरेंद्र सिंह जी, अभिषेक जी पहले आप देख रहे हैं क्या स्थिति थी। सड़क की जो बात की जा रही है, ऐसा नहीं है, मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, सड़क का जो लेन बनी हुई है, बड़ी शानदार बनी हुई है, हम ये नहीं कह सकते, परंतु आपको सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। सब चीज ध्यान में रखनी होगी। अभिषेक जी, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है आपको, अभी थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि बजट का वक्त भी हो गया है। एक नजर